उसी क्रम में हम लोग टेक्स्ट, दूसरी टेक्स्ट जो उसकी है उसको हम लोग पढ़ते हैं, वो देखते हैं। पहले हम लोगों ने, जैसा कि पहले मंगलाचरण में हम लोगों ने देखा कि किस तरह की एक दृष्टि हमारे जो ऋषियों की, आचार्यों की रही है, जिस दृष्टि को केंद्र में रखकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अब इस ग्रंथ का जो विषय है, जो इसको लेकर के वो बात करते हैं कि ये जो हमारा ग्रंथ है इसका मूल विषय है, क्या क्या है, हम क्यों इस ग्रंथ की रचना की है, इस पर किस पर प्रकाश डाले हैं, इसको लेकर के अगली बात ये दिखाते हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव शब्द पदार्था। यहां दिखाते हैं कि 7 पदार्थ हमारे जो हैं, जिन पदार्थों की चर्चा इस पूरे ग्रंथ में की गई है वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इसको समया भावा एक साथ में जो कहा गया, समवाय और अभाव शब्द पदार्था, ये 7 पदार्थ हैं। अर्थात इन 7 पदार्थों की ही चर्चा इस पूरे ग्रंथ में जो है पूरा की गई है। अभी हम लोगों को ये विषय केवल दिया गया नाम सारे एक साथ में कि यही हमारे साथ जो है हमारे विषय बनेंगे चर्चा के। ठीक है, अर्थात सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर जो डिस्टिंग्विश फीचर होता है, ये जो है यही एक इतना महत्वपूर्ण विषय वैशेषिक दर्शन का रहा है, जिसकी वजह से उसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा था। डिस्टिंग्विश फीचर, क्योंकि कोई भी वस्तु जो 2 होती है, जैसे 2 पेन आप एक ही कलर की, एक ही कंपनी की, एक ही तरह की अगर आप रखती हैं तो इनके बीच भेद कैसे करती हैं? दोनों 2 हैं, वो जो दोनों को अलग करता है वो उनका फीचर विशेष होता है, डिस्टिंक्टिव फीचर वही है। ठीक है, इसी तरह इनहेरेंस, जो समवाय और एब्सेंस आर दी 7 सेट्स ऑफ रेफरेंस। अर्थात ये हमारे जो 7 सेट्स ऑफ रेफरेंस हैं, जो हमारे रेफरेंस हैं उनके 7 सेट हैं ये पूरे, जिनको हम इंटिटीज के रूप में जानते हैं। इस बात को ये डिफाइन करते हैं और आगे बढ़ते हुए ये दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम इन 7 जो पदार्थों में हम एक एक पदार्थ की जब चर्चा करेंगे तो उसके क्रम में ये दिखाना चाहते हैं कि दिस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, अगर सिस्टम का हम देखें तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ न्याय वैशेषिक, इसका क्या है, इज द एनालिसिस ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। ये पूरे संसार की एनालिसिस करते हैं ऑफ आवर एक्सपीरियंस, अर्थात हमारे अनुभव का जो संसार है उसका विश्लेषण करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा में, मतलब भाषा के माध्यम से ये पूरे जगत की जो है, पूरे वर्ल्ड की ये व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इट इज एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस दैट द वर्ल्ड with which we behave, whole of our life appears before us with a form मतलब रूप, and the name, नाम, अर्थात रूप और जो है नाम के रूप में पूरा संसार, हमारी सारी संसार की चीजें हमारे सामने आती है। We think a language and understand in language, लैंग्वेज हमारे सोचने और समझने का आधार है जगत के विषय में। Thus the whole world can be conceived as a set of what language refers to, लैंग्वेज का जो रिफरेंट है वही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। दैट इज रिफरेंट आर, वही रिफरेंट जो है वही हमारा पदार्थ है, वही हमारा अर्थ है। अर्थात जो लैंग्वेज से जो रिफर होता है वही जो है वही कुछ हमारा जो रिफरेंट उसका है लैंग्वेज का, वो सारा पदार्थ है। ये 7 पदार्थ इसी के अधीन आते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें द इंटायर यूनिवर्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस इज नथिंग बट ए सम ऑफ टोटल रेफरेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए लैंग्वेज which we speak and understand. We capture the universe through language and communicate it through language. This world is knowable and nameable. मैंने कहा तो नोएबिलिटी और नेमेबिलिटी इसकी एक विशेषता होती है, अर्थात ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व ये पदार्थ के लक्षण है।
ज्ञेयत्व, अविधेयत्व, पदार्थ लक्षण, पदार्थ के लक्षण के रूप में बताया गया कि जिसमें नोएबिलिटी होती है और नेमेबिलिटी होगी। इट इज रियल एंड अल्टीमेट रियल। इट इज नॉट द केस दैट लैंग्वेज कैन नॉट कैप्चर द रियलिटी। अर्थात लैंग्वेज और रियलिटी का जो रिलेशन है ये पूरी तरह मान के चलते हैं कि लैंग्वेज रियलिटी को कैप्चर करता है। दिस वर्ल्ड इज नोएबल एंड नेवेबल, दिस इज रियल एंड अल्टीमेट रियल, इस बात को करते हैं। ठीक है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत जो अवधारणा है जिसको हम लोगों ने देखा था, इफ एक्स कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय लैंग्वेज देन देयर is no method available to human being by which they can know the existence of reality of X. In this case, language maps reality. अगर देखें तो language maps reality and the entire universe can be categorized in the terms of language. इस बात को ये फोकस करते हैं और इसको केंद्र में रख करके जैसा कि हम लोग देखें तो न्याय शास्त्र में जो दिखाने का प्रयास करते हैं कि नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट द यूनिवर्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस इज प्लूरल। दूसरी बात करते हैं कि हमारा जो अनुभव का जगत है यह प्लूरलिटी का जगत है, रियलिस्टिक भी है लेकिन प्लूरल भी है, मेनी के फंक्शन में हमें दिखाई देता है। लेकिन वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिफोर मी अगर हम देखें जो हमारे अर्थात वर्ल्ड जो अपीयर्स बिफोर मी एज मेनी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, अगर हम इसको एक W के रूप में माने कि वर्ल्ड हमारा है, संसार जो हमारा यूनिवर्स है और ये हमारे ज्ञान से स्वतंत्र होता है। ठीक है। इसकी हमारे ज्ञान पर निर्भर नहीं करता, हमारे ज्ञान से स्वतंत्र इसकी सत्ता होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि व्हाट कुड द सोर्स ऑफ दिस प्लूरलिटी। ये प्लूरलिटी के रूप में संसार तो है लेकिन इसका सोर्स क्या है, इसको लेकर के समस्त भारतीय दार्शनिक परंपरा का जो विकास हुआ है उनकी अपनी अपनी एक विश्व दृष्टि थी जिसको लेकर के पूरी भारतीय दर्शन का विकास हुआ। और इसमें चार्वाक एकमात्र ऐसा दर्शन है कि जिसकी अपनी कोई तार्किक विश्व दृष्टि नहीं है, वह केवल अपनी एक्सीडेंटलिज्म की थियरी के आधार पर वो जो है वो स्केप्टिक मॉडल अपनाते हुए समस्त जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सबको रिजेक्ट करता है जी। इसीलिए चार्वाक दर्शन को वितंडावादी कहा जाता है, वैतंडिक कहा जाता है। वैतंडिक का मतलब हम लोगों ने देखा था कि वितंडा वाद विवाद का वह रूप होता है जहां केवल अपने विरोधी को पराजित करने के लिए वाद विवाद किया जाता है। बस वितंडा का मतलब है जहां अपने विरोधी को केवल पराजित करना उसका गोल होता है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं, मतलब उसको अपनी विजय का कोई मतलब नहीं होता है, केवल अपने विरोधी को पराजित करना उसका एकमात्र गोल होता है। इससे भिन्न हम लोगों ने जल्प में देखा था जहां पराजित करने के साथ साथ विजय की भी उद्देश्य निहित होता है। और लेकिन असली चीज होती है जो वाद, जो हमारा कहा जाता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है जहां यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य। हाँ बताओ बेटा। सर वितंडा का इंग्लिश टर्म क्या होता है? हाँ हेलो सर वितंडा का इंग्लिश टर्म क्या लिखेंगे? टर्म जो है ये बेसिकली टेक्निकल टर्म, ये सब उनके अपने हैं। ठीक है। आप उसी रूप में इस टर्म को प्रयोग करें। अच्छा अच्छा ठीक। वितंडा शब्द ही उनका है ना, इसलिए आप मीनिंग आप समझ सकते हो कि जहाँ वाद विवाद का वो रूप है जहाँ विरोधी को पराजित करने के लिए वाद विवाद किया जाता है, मात्र ये उद्देश्य उसका होता है। लेकिन ये सारे टर्म जो होते हैं बेसिकली देखिए इंडियन फिलॉसफी ये संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत के अपने टर्म है और उसकी अपनी अपनी मीनिंग भी है, समझ रहे हैं? यस सर। ये सारे शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह से नहीं लिए गए हैं। यस सर। इसलिए इसकी मीनिंग जो वाद है, वाद को डिस्कोर्स कह दिया जाता है, लेकिन ये बैड डिस्कोर्स के रूप में है सब कुछ। तो डिस्कोर्स का ही विकृत रूप है, दूसरा रूप है जो रियल डिस्कोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ जो टेक्निकल टर्म उन्होंने वितंडा कह दिया, जल्प कह दिया, तो जल्प और वितंडा ये शब्द ये अपने इनके कोर अपनी ओरिजिनल मतलब लैंग्वेज के शब्द हैं जो अपनी इंडियन लैंग्वेज संस्कृत की है। आंसर राइटिंग के टाइम पे सर ये वितंडा यूज कर सकते हैं ना? हाँ एकदम, आप वितंडा लिख सकते हो, जल्प यही लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वो चीज जो है इसमें आप यही लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए डिस्कोर्स बना है कि वाद के लिए जो हमारा संवाद होता है
वो डिस्कोर्स Yes, होता है। डिस्कोर्स भी देखियो, डिस्कोर्स भी मीनिंग के रूप में नहीं, डिस्कोर्स यह भी है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि डिस्कोर्स को हम केवल वाद कहते हैं, अर्थात जो डिस्कोर्स, अगर इसमें देख रहे यहाँ भी डिस्कोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ Yes, sir. डिस्कोर्स का उद्देश्य केवल अलग है। Sir. डिस्कोर्स के एम को लेकर के, डिस्कोर्स सभी में है, लेकिन डिस्कोर्स को एम को लेकर के एक डिस्कोर्स बना और दूसरा जल्प हो जाता है, तीसरा वितंडा हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. बात क्लियर हुई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से देखें तो जो हमारा बहुत्व, अब यहाँ पर दिखाता सवाल उठता है कि बहुत्व का स्रोत क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न तरह के विचारधारा, जो प्लूरैलिटी है हमारे अनुभव की, उस प्लूरैलिटी का सोर्स क्या है, इसको लेकर के चार मुख्य अवधारणा हमारे सामने आती है, चार तरह की, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि इसकी कोई अपनी अवधारणा चार वाक्य नहीं आती, लेकिन शेष जो 8 दर्शन है उनको लेकर के चार तरह की अवधारणाएं हमारे बीच में मिल जाती हैं, और वो अलग अलग अवधारणा में ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे बीच एक जो ज्ञान, हमारे जगत के अनुभव के स्रोत हमें के रूप में हमें जो एक होगा या अनेक होगा, हमारा जो एक्सपीरियंस जो होगा ऑफ द वर्ल्ड कैसा होगा, और उसका जो मूल है, स्रोत जो सोर्स है वो कैसा होगा, इसको लेकर के दो तरह की अगर अवधारणा हम स्थापित करें, बात को रखें दो रूपों में, तो एक जैसे मान सकता है जगत का सोर्स अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस तो हमारा मेनी का है, जगत का कोई भी हमारा संसार का जो बहुत्व का ही अनुभव होता है, संसार में हमें विविधता दिखाई देती है, ठीक है, प्लूरैलिटी का एक्सपीरियंस है, लेकिन सोर्स को लेकर के भेद, मतलब ये मतभेद है भारतीय परंपरा में पूरा। जैसे आचार्य शंकर का नाम सुना है, जो अद्वैत वेदांत के संस्थापक हैं, और उन्होंने संस्थापक क्या एक प्रमुख आचार्य माने जाएंगे, गौड़पाद आचार्य उसके मूल हैं सबसे। अद्वैत वेदांत जिसकी अवधारणा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, ये उसकी मूल अवधारणा है, इसी पर पूरा केंद्रित है कि ब्रह्म सत्य है, इस संसार मिथ्या है, और तीसरी बात कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापर, अर्थात जीव ब्रह्म दो नहीं है। ठीक है, इस अवधारणा में वो सत्य का मतलब, यहाँ ब्रह्म सत्यम, सत्य का मतलब कहते हैं जो त्रिकाला बाधित होता है वही सत्य है, अर्थात जो स्पेस टाइम से परे हो। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी केवल मात्र ब्रह्म की है, वो त्रिकाला बाधित है। इसके अलावा जगत को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब होता है असत नहीं है, असत का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। असत जैसे हम स्काई फ्लावर कहते हैं, पुष्प श्रृंग जो भी है शब्द हमारे, ये सब असत होता है, असत का एग्जिस्टेंस। लेकिन मिथ्या है, शंकराचार्य मिथ्या का मतलब जिसकी ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी तो नहीं होती है मानते हैं, लेकिन इंपिरिकल रियलिटी जिसकी होती है वो पूरा संसार, उसके लिए उन्होंने मिथ्यात्व टर्म का प्रयोग किया है। मिथ्या का मतलब जिसकी इंपिरिकल रियलिटी है लेकिन वो त्रिकाला बाधित नहीं है, ब्रह्म की तरह सत्य नहीं है और न ही असत्य है, अर्थात सत्य और असत्य से भिन्न एक कैटेगरी इन्होंने डिफाइन किया। उस कैटेगरी को कहते हैं अनिर्वचनीय, जिसको न सत्य कहा जा सके न असत कहा जा सके, इस तरह की जो कैटेगरी है वही संसार की कैटेगरी है, और यह कैटेगरी मिथ्यात्व की है। इस तरह और शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत शब्द बहुत टेक्निकल शब्द है, इस पर भी आप लोग बहुत ध्यान दिया करिए कि अद्वैत का मतलब एक नहीं होता। यह बेसिकली सांख्य दर्शन के विरोध में इस दर्शन के अवधारणा विकसित हुई। सांख्य दर्शन जो सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है वो द्वैतवादी रहा है। उसकी अवधारणा थी कि संसार के मूल तत्व दो हैं, प्रकृति और पुरुष, अर्थात सृष्टि के लिए दोनों की आवश्यकता। सृष्टि का मूल तत्व दो है और दोनों पैरेलल उनका एग्जिस्टेंस है। उसके आधार पर संसार की रचना की, सृष्टि की व्याख्या, अपनी जगत की व्याख्या करते हैं। शंकराचार्य सांख्य के इस द्वैतवाद को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि जगत का मूल तत्व दो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डुअल। इसीलिए इनका दर्शन सामान्यतः मोनिज्म को लोग एक समझने लगते हैं। ऐसा कहीं नहीं, एक नहीं कर सकते, दो नहीं हो सकता। दो नहीं में कई संभावनाएं हैं, तीन भी हो सकता है, एक
एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन वो फिलहाल संख्या की बात नहीं करते। वो कहते, चूंकि वहीं से अपनी बात को उठाते हैं, द्वैत को रिजेक्ट करने से। द्वैत को कहते हैं प्रधान मल्ल है, मतलब उसका जो सबसे प्रमुख जो विरोधी है वो सांख्य है। तो उस विरोध की वजह से ये अद्वैत शब्द का प्रयोग करते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व दो नहीं हो सकता, और उस अद्वैत के रूप में वो कहते हैं ब्रह्म एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म की ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी, ब्रह्म ही सत्य है और उसका स्वरूप अद्वैत का है। और अद्वैत को आगे जो एक बात कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव ना परः, जो इसकी चर्चा वो करते हैं कि जीव और ब्रह्म दो नहीं है। तो यहां पर भी ये नहीं कहते वो एक है, वो कहते हैं दो नहीं है। और इसको इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कबीरदास की सब बहुत सिंपल भाषा में अगर देखें तो कबीरदास कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। जैसे सरोवर के अंदर कुंभ घड़ा हो, कुंभ का मतलब घड़ा है, ठीक है, घड़े के अंदर भी पानी है। जल में कुंभ अर्थात जल में घड़ा है, कुंभ में जल है, और घड़े में भी पानी है, पानी है, पानी में घड़ा है, घड़े में भी पानी है। तो इसी बात को समझाते हैं अद्वैत को कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अर्थात कुंभ के बाहर भी पानी है और कुंभ के भीतर भी पानी है। अब फूटा कुंभ, जब कुंभ फूट जाता, घड़ा फूट जाता है तो जल जल ही समाना, तो जल जल के समान होता, अर्थात कुंभ का जल और बाहर जो कुंभ के बाहर का जल है दोनों एक ही है, दो नहीं है। ये नहीं कहते एक, दोनों दो नहीं है, यह तत्व कहो ज्ञानी। यही अद्वैत को इसी तरह समझाते हैं। दूसरी अगर आप उदाहरण से समझना चाहें तो मैं दृष्टांत लेता हूं, जैसे पावर हाउस और बिजली। कि पावर हाउस से करंट आती है तो करंट अनेक जगहों पर मिलती है, कोई ट्यूबलाइट की तरह जल रहा है, कोई फैन चल रहा है, कोई एसी चल रही है, कहीं फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सब जगह करंट है। पावर हाउस की करंट, उस करंट में कोई भेद नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस भी है। टीवी का अपना है, एसी का अपना है, फ्रिज का अपना है, फैन का अपना है, बल्ब का अपना है, जो भी है सब जैसा जिसका आकार है उस अनुसार सब, लेकिन उसका सोर्स कहां से जुड़ा हुआ है? उस पावर हाउस से। पावर हाउस का रिलेशन कटा कि सारा अपना फिर बॉडी बच जाती है। तो चेतना इसी रूप में एसोसिएट है सारे जो है जीव से, कि वो चेतना जब तक उससे एसोसिएटेड है, बस यहाँ वायरलेस रिलेशन बना हुआ है तब तक है, जैसे उसका रिलेशन टूटा, टूटते ही वो अपना एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो जाएगा। तो ये सारे अद्वैत के दृष्टांत हम इसलिए समझा रहे हैं, अद्वैत की दृष्टि उनकी है कि इसी तरह से कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव ना परः, अर्थात जीव और ब्रह्म में दो नहीं है जब कहते हैं, तो यहाँ पर एक इनकी मेथोडोलॉजी भी है जिसको हम लोग कभी चर्चा करेंगे अद्वैत वेदांत की। जहद अजहद लक्षणा विधि एक है, भाग त्याग लक्षणा, जिसमें उन्होंने चेतना को केवल ग्रहण किया और फिजिकल एंटिटी को रिजेक्ट किया। अर्थात जो अद्वैत है वो केवल सृष्टि की चेतना के आधार पर अद्वैत है, अर्थात चेतना के तभी कहा था अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, सर्वखल इदम ब्रह्म तत्त्वमसि। ये सारे जो ब्रह्म जो ये हमारे उपनिषद के महावाक्य हैं, ये किस बात को इंडिकेट करते हैं कि बेसिकली दो नहीं है ये चीजें, जो हम ब्रह्म, हम सर्वखल ब्रह्म ही सब जगह है, मैं ब्रह्म हूं। तो जब हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, हम ब्रह्म है, तो अर्थात हमारी चेतना ब्रह्म की चेतना दो नहीं है, ये केवल इसी बात को केंद्रित करके कहा जाता है। यहाँ पर शरीर का कोई रिलेशन नहीं है, केवल चेतना के आधार पर। जैसे हम कहते हैं हम सभी एक हैं, तो हम सभी चेतना के लेवल पर एक ही सत्ता से जुड़े हैं। जैसा मैंने बताया कि पावर हाउस की करंट सारे इंस्ट्रूमेंट में है, वो वहीं से जुड़ी हुई है, तो सोर्स हमारा जो पावर हाउस है, लेकिन सब लोग अपने ढंग से रोल अपना फंक्शनिंग, अपना सारे इंस्ट्रूमेंट अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो ये अद्वैत का ये मॉडल है जिसके आधार पर अद्वैत वेदांत की स्थापना होती है। उन्होंने अपनी जो तीन कैटेगरी है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, इसके आधार पर वो अपनी व्याख्या पूरा वो दिखाते हैं। वो मॉडल को हमें यहाँ ये दिखाना है कि इन्होंने मूल स्रोत को एक माना है, लेकिन मतलब उनका मूल स्रोत मेनी नहीं है। अल्टीमेट रूप में देखा जाए तो इनका स्रोत मेनी नहीं होता है, लेकिन अपीरियंस जो इनका है जगत का वो मेनी का होता है।
लेकिन इनके जो मेनी का जो जो पोजीशन है वो रियल नहीं है। शंकराचार्य के अनुसार जगत जो हमारा अनुभव का जगत है ये रियल नहीं है, यह केवल अपीयर्स इन मेनी एज मेनी, बहुत से रूपों में अपीयर्स हो रहा है, लेकिन इसकी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, वो ऐसा मानते हैं ये। लेकिन इसी परंपरा से जुड़े वेदांत के वल्लभाचार्य हैं जो कि शुद्ध अद्वैत की स्थापना करते हैं। अद्वैत वेदांत की परंपरा में बहुत सारे हैं, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्ध अद्वैत। वल्लभाचार्य कहते हैं कि सोर्स तो, जैसे शंकराचार्य ने क्या कहा, सोर्स तो रियल है, लेकिन जो अपीरियंस हमारा है अर्थात एक्सपीरियंस हमारा जो जगत का है वो अपीरियंस हो जाए, वो अपीरियंस है, वो रियल नहीं है, वो मिथ्या है। लेकिन वल्लभाचार्य इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दृष्टि उनकी है कि सोर्स भी रियल है और हमारा जो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड जो है वह भी रियल है, अर्थात ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। दो तरह की अवधारणा जो कि सोर्स को एक मान करके, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत नहीं, मेनी नहीं है, एक केवल समझने के लिए रखिए, टेक्निकल टर्म के कहेंगे तो सोर्स मेनी नहीं हो सकते। सभी जो मेनी मानते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं लोग, लेकिन कहा सोर्स मेनी नहीं होगा, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड होगा उसमें वन हैज बिकम मेनी, जैसा कि वल्लभाचार्य कहते हैं कि एक ही सब में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा ब्रह्म है वही कन्वर्ट हो रहा है। तो ब्रह्म जैसे सत्य है वैसे संसार भी सत्य है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि यहाँ पर जो वन अपीयर्स एज मेनी, ब्रह्म जो है मेनी के रूप में अपीयर्स होता है। दो तरह की ये अवधारणा है। इसके बाद तीसरी अवधारणा जो रियलिस्टिक हमारे जो है विचारधारा की है, जिसमें जैन, न्याय, वैशेषिक ये सारे दर्शन आते हैं, जो कहते हैं सोर्स भी मेनी है और हमारा एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड जो है वह भी मेनी का है, अर्थात दोनों प्लूरलिस्टिक है। ये भी हमारा प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, ठीक है। ये स्थिति दिखाते हैं। हम आगे इसको और डिस्क्राइब करेंगे अभी। चौथी अवधारणा जो मैंने बताया वो बेसिकली आती है हमारे बुद्धिज्म के माध्यमिक शून्यवाद की, जो कि कोई किसी भी रूप में इस चीज को नहीं दिखाते हैं, वो एकदम नई पोजीशन अपनी दिखाते हैं। कहते हैं कि सोर्स ऑफ नाइदर वन लाइक ब्रह्मन, वो ब्रह्म की तरह सोर्स भी ब्रह्म नहीं है और न तो रियलिस्ट की तरह मेनी भी है, अर्थात दोनों से भिन्न एक पोजीशन दिखाते हैं। इसलिए उनको एक नई कैटेगरी दे दी गई, क्योंकि उनका मानना है कि बौद्ध मतलब परंपरा में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशीलता है। तो इस आधार पर वो चीजें उन सबसे भिन्न अपनी पोजीशन की इनकी पूरी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी सब कुछ डेवलप होती है। यहाँ पर दिग्नाग आते हैं इसी परंपरा के जो विज्ञानवादी हैं, और उन्होंने तो क्लियर एकदम कर दिया कि यदंतर ज्ञेय रूपम तद बहिर्देव भासते, अर्थात जो अंदर ज्ञेय रूप होता है वही बाहर अवभाषित होता है। जो कि आप लोग बर्कले को थ्योरी को देखते हैं, जो सत्ता दृश्यता है उसी तरह की थ्योरी से मिलते जुलते इनका भी काफी कुछ है। यहाँ पर दिखाते हैं कि बाह्य जगत जो भी है, अर्थात जो अंदर ज्ञेय रूप होता है वही बाहर अवभाषित होता है, बाह्य जगत की सत्ता देखने वालों से स्वतंत्र नहीं होती है। ये इनकी विचारधारा इस तरह से आगे बढ़ी। हमें मुख्य फोकस ये करना है कि न्याय वैशेषिक कैसे इस बात को लेके आगे बढ़ रहा है, मूलतः उसी को केंद्र में रख करके हम लोग इन सारी चीजों को आगे बढ़ाएं। तो जैसा कि न्याय का हम देखें तो ये दिखाते हैं कि वर्ल्ड जो है ये प्लूरल है और ये रियल भी है। ये दिखाते हैं कि देयर इज अ वर्ल्ड, वर्ल्ड को हम यहाँ पर इस तरह से समझें कि संसार है, डब्ल्यू से अगर हम इसको इंडिकेट करें तो संसार की सत्ता, एग्जिस्टेंस हमारे जानने पर निर्भर नहीं है, इसको हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारे ज्ञान से इससे स्वतंत्र सत्ता है। संसार हमारे ज्ञान से स्वतंत्र है। हम इस संसार के किसी भी पदार्थ को जब इंटरलाइज करते हैं तब वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है। अर्थात यहां पर देखें तो जब हमारे ज्ञान से स्वतंत्र है तब वो पदार्थ है। जो कुछ भी है हमारे ज्ञान से स्वतंत्र है, उसका अपना एग्जिस्टेंस है। हम उसको जाने न जाने तो भी उसका एग्जिस्टेंस है, हमारे जानने पर उसकी सत्ता नहीं जो है बनी हुई है। हमारे जानने से स्वतंत्र उसका एक अपना स्वरूप है और इंडिपेंडेंट ऑफ द आवर नॉलेज। देखें
unless the world exists, I cannot have knowledge of the world. It must exist the prior of the knowledge of the world. अगर देखें तो हमारे ज्ञान से स्वतंत्र है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लावर शुड बी द गार्डन, पहले गार्डन में होता है, आई सी द फ्लावर, आई नो द फ्लावर, उसके बाद हम उसको देखते हैं, जानते हैं. इट इज नॉट केस दैट आफ्टर नोइंग द फ्लावर विल क्रिएटेड इन द गार्डन. हमारे जानने से वो क्रिएट नहीं हो रहा है, उसका अपना एक स्वतंत्र अपना एग्जिस्टेंस है. इस चीज को लेकर के अपनी रियलिस्ट पोजीशन को वो इस्टेब्लिश करते हैं, यहीं से अपनी बात को शुरू करते हैं. इस रूप में न्याय वैशेषिक के दिखा को अटर रियलिस्ट सिस्टम कहा जाता है. अटर रियलिस्ट का जो सेंस है कि वो एकदम पूरी तरह सब शुद्ध रूप में रियलिस्ट है, और रियलिज्म में थोड़ा बहुत बाहर की सत्ता को किसी रूप में ज्ञान से स्वतंत्र मानने की समस्या होती है, लेकिन ये लोग पूरी तरह ज्ञान से स्वतंत्र मानते हैं. एक कहते हैं नॉलेज रिवीलर है, नॉलेज रिवील्स द एग्जिस्टेंस. ज्ञान जो है विषय को प्रकाशित करता है केवल, अर्थात नॉलेज जो है यहाँ पर जो ज्ञान जो है निराकार रूप में होता है, और जब कोई वस्तु उसके संपर्क में आती है, कोई पदार्थ उसके संपर्क में आता, तब हमें उसका ज्ञान होता है, एक प्रोसेसिंग की बात. तो इस तरह के पूरे मॉडल को दिखाते हुए वो अपनी थ्योरी को एस्टेब्लिश करते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड जो है आउटसाइड हमारे होता है, संसार हमारे आउटसाइड होता है, वो हमारे इनसाइड आता है, तब वो हमारा विषय बनता है. और जब विषय बनता है तो हमारे लिए हमारा ऑब्जेक्ट तब वो बनता है, हमारे ज्ञान का ऑब्जेक्ट बनता है. तो ज्ञान की जिस प्रक्रिया में वो फिर हमारे लिए पहले हमारे ज्ञान से स्वतंत्र था, बाद में हमारे ज्ञान का वो विषय बन रहा है. इस रूप में देखें तो ये दिखाते हैं कि द वर्ल्ड इज नोएबल एंड नेमेबल, जैसा कि हम लोग जानते हैं. सच ए वर्ल्ड कॉल्ड गिवन, नॉट कंस्ट्रक्टेड. गिवन का मतलब it can be object of my knowledge, therefore it called realism. इसीलिए ये लोग शुद्ध जो अटर रियलिस्ट कहे जाते हैं. रियलिटी इज बियॉन्ड माइंड एंड लैंग्वेज. क्लियर कहते हैं कि रियलिटी जो है भाषा और जो माइंड से सबसे स्वतंत्र परे होती है, क्योंकि रियलिस्ट नहीं, जो आइडियलिस्ट है इस बात को नहीं मानते. वो तो सीधे कहते हैं कि लैंग्वेज कैन नॉट कैप्चर्ड बाई रियलिटी कैन नॉट कैप्चर्ड बाई लैंग्वेज, इस बात को दिखाते हैं. तो यहाँ पर ज्ञेयत्व और अविधेयत्व अगर देखें तो रियलिटी के हमारे जो है लक्षण है, जिसको हम लोगों ने देखा, और 3 रूपों में दिखाते हैं. कोई वस्तु जैसे है पेन, धर्म, यहाँ पर क्या है, वैसे कल हमने चर्चा करा ना, पेन, पेननेस और रिलेशन. अर्थात धर्म पेन है, धर्मी इसका जो पेननेस है, और रिलेशन जो है धर्म धर्मी भाव. कोई भी सत्ता वस्तु होती है तो इसी रूप में हमारे ज्ञान का विषय बनती है, अर्थात जिसमें धर्म धर्मी भाव 3 चीज होगा. भाव का मतलब रिलेशन, जो क्वालिफायर क्वालिफिकेंट और रिलेशन के रूप में हम किसी रियलिटी को हम अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं. तो ये उनका इसी को इसको विशिष्ट ज्ञान कहते हैं. यही स्ट्रक्चर है जो ज्ञान, इसी कहते हैं ज्ञान सदैव सविषयक होता है, अपने आप निर्विकार है. निर्विकार उसका है, निराकार ज्ञान होता है, उसका कोई अपना आकार नहीं है, लेकिन जिस विषय से संबद्ध होता है उससे वो उसका रूप ले लेता है. इस रूप में वो चीज को दिखाते हैं जो न्याय वैशेषिक सिस्टम. अब हम लोग देखें तो न्याय वैशेषिक सिस्टम में मुख्य रूप से हमने क्या देखा, 7 पदार्थ हैं यहाँ पर. ठीक है, अब इस रूप में देखें तो ये दिखाते हैं कि दिस वर्ल्ड न्याय वैशेषिक सिस्टम यहाँ पर दिखाता है कि वो पदार्थ जो है भाव और अभाव 2 रूपों में होते हैं, जिसमें पॉजिटिव एंटिटी भी है और निगेटिव एंटिटी भी है. तो एक जो पॉजिटिव एंटिटी कितने हैं, जो प्रारंभिक 6 हैं वो पॉजिटिव एंटिटी के रूप में है, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय. ये 6 जो हैं हमारी पॉजिटिव एंटिटी है, और अभाव को निगेटिव एंटिटी के रूप में माना जाता है, लेकिन वह भी पदार्थ है. क्यों? क्योंकि वह भी नोएबल और नेमेबल. अभाव का भी हमें ज्ञान होता है, वही क्वालिटी अभाव में भी मिलती है जो भाव पदार्थ, बस वो अभाव पदार्थ के रूप में उसको जानते हैं, और यहाँ जो है भाव पदार्थ के रूप में जानते हैं. ये दिखाने का प्रयास करते हैं दिस इज आवर इंटायर यूनिवर्स एंड इट हैज बीन कैप्चर्ड इन द लिंग्विस्टिक कैटेगोरिकल टर्म. वन थिंग वन शुड note here, the whole universe has been
categorized into two sets. One sets of positive entity, भाव पदार्थ, and another sets of entity that is अभाव पदार्थ. ठीक है, इस तरह से वो चीज दिखाते हैं. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पदार्थ को एक बार चर्चा करते हुए आज हम लोग यहाँ पर बात को खत्म करें कि ये दिखाते हैं जैसे कि दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट. यही जो 7 पदार्थ हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ, यही सब्जेक्ट मैटर है इस टेक्स्ट के. और ऑल 7 है गिवन, जैसा कि नेम एक नाम दिया गया पदार्थ. ठीक है, और यहाँ पर दिखाते हैं कि यह जो विश्व है, एग्जिस्टेंस आउट, अगर विश्व है, ऐसा नहीं है कि मेरे ज्ञान, जैसा मैंने बताया ना, ऐसा नहीं मेरे ज्ञान से वस्तुओं की सत्ता बनती है, बल्कि उसकी सत्ता हमारे उससे स्वतंत्र. अब पदार्थ के रूप में जब डिफाइन करते हैं तो विश्व इस पदार्थ और उसी को इंटिटी कहते हैं. और अगेंस्ट नॉन इंटिटी, जैसा मैंने बताया, इट हैज नेवर बीन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. जो तो इंटिटी और नॉन इंटिटी का एग्जिस्टेंस नहीं होता. इससे विपरीत में जो नॉन इंटिटी, जैसे स्काई फ्लावर है, ससस्त्रिंग है, खपुष्प, ये सारी अवधारणा नॉन इंटिटी की होती है, क्योंकि वहां नोएबिलिटी और नेवेबिलिटी नहीं मिल पाती, इसीलिए वो नॉन इंटिटी है. और यहाँ पर देखें तो वर्ल्ड जो है, जैसा कि इन्होंने बताया कि पदार्थ जो है किससे बना है, पदस्य अर्थ. इस शब्द की अगर व्याख्या करें तो अर्थ का मतलब होता है रिफरेंट, जो मीनिंग है. अब पद का मतलब होता है जो लिंग्विस्टिक टर्म है हमारा. तो व्हाट ए लिंग्विस्टिक टर्म रिफर्स टू इज रेफरेंट, अर्थात लिंग्विस्टिक टर्म जिसको रिफर करता है वही हमारा रेफरेंट होता है. अब पद को ही नाम कहते हैं, अर्थ को अर्थ रूप है. इसीलिए जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब नाम रूपात्मक है, उनका नाम भी है, रूप भी. अर्थ का मतलब विच एग्जिस्ट, जिसका एग्जिस्टेंस हो. एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स बिफोर मी विथ नेम एंड फॉर्म, बिना नेम और फॉर्म के रूप में हमारे सामने, मतलब वो एग्जिस्ट करती है हमारे समक्ष. और यही पदार्थ का स्वरूप है. और इसी चीज को न्याय वैशेषिक सिस्टम इस्टेब्लिश करते हुए 7 पदार्थ की चर्चा करता है. अब इसमें हम लोग एक एक पदार्थ को अगर देखें तो इंटिटी कैन बी, इंटिटी क्या होती है, यही हमारे ज्ञान का विषय बनती है, इसीलिए ज्ञेय होती है. जितने भी पदार्थ हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, ज्ञेय विषय. ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज. होल वर्ल्ड, इस रूप में क्या दिखाना चाहते हैं कि होल वर्ल्ड इज द टोटल नंबर ऑफ रेफरेंट. इस दृष्टि से क्या निकल के आ रहा है कि संपूर्ण संसार रेफरेंट के अलावा कुछ भी नहीं है. होल वर्ल्ड इज द टोटल नंबर ऑफ रेफरेंट, बट होल वर्ल्ड इन ए कनेक्शन कैन नॉट ऑफ माई नॉलेज. लेकिन मेरे नॉलेज का कनेक्शन उससे नहीं सबका हो सकता है. सो यहाँ पर एक नई अवधारणा जो बाद में चल के इनके दर्शन में डेवलप हुई, जो ईश्वर की अवधारणा आई है, इसीलिए कि अगर हमारे नहीं हो सकता, होल वर्ल्ड रेफरेंट है, तो हमारे ज्ञान का विषय तो बन नहीं सकता है, तो फिर ईश्वर का ज्ञान का. इसीलिए ईश्वर की जो परिभाषा हम लोग आगे देखेंगे, इसको कार्य जब इसको ग्रंथ को पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि ज्ञान अधिकरण आत्मा जीवात्मा परमात्मा च इति. जीवात्मा प्रति शरीरो भिन्नो भिन्ने, और आत्मा परमात्मा जो है एक है, विभु है. जो भी परमात्मा को ईश्वर की अवधारणा यहाँ पर मानी गई है इसी आधार पर कि सब ईश्वर के अधीन जो है पूरा संसार, उसके ज्ञान का विषय हो सकता है. लेकिन सामान्य मनुष्य के ज्ञान का विषय पूरा संसार नहीं हो सकता. लेकिन संसार रेफरेंट के अलावा कुछ भी नहीं है. इस चीज को ये क्लियरली स्पष्ट करते हैं. और वर्ल्ड इज इंटिटी इन कॉमन नेम गिवन बाई सेट 7 सेट्स ऑफ एंटिटी. अब हम लोग एक एक सेट्स को हम लोग अध्ययन करेंगे. जैसे द्रव्य, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस ग्रंथ को थोड़ा सा आप लोग चेक करेंगे, देखेंगे. तो जैसे तीसरा हम लोग मतलब पढ़ के हम बता देते हैं कहाँ तक आपका जो है उद्देश्य है. उद्देश्य का मतलब जो लिस्टिंग है, जैसे तत्र द्रव्याणि पृथ्वी आप मतलब पृथ्वी, आप मतलब जल है, तेज वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये जो है हमारे जो 9 जो है क्या क्या है, सब्सटेंस है, नहीं सब्सटेंस है. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टाइम, स्पेस एंड सोल एंड माइंड, ये हमारे 9 द्रव्य है. हम एक एक की विशेषता को देखेंगे. हम थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हैं कि हिस्ट्री आपकी कहाँ तक है केवल. इसी तरह से
गुण जो है फिर आता, द्रव्य के बाद गुण है, ये हमारे 24 हैं। वो कौन कौन है? रूप, रस, गंध, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विश गुणा। ये चतुर्विश जो है ये क्या है? एक गुण है। इसी तरह से उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंच कर्माणि, ये हमारा अगला। फिर परम अपरम च इति द्विविधम सामान्यम, नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेष, नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष, समवाय, एक समवाय उसके बाद है। और फिर अभाव चतुर्विधम, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। इस तरह से यहाँ पूरा अगर हम देखें तो टेक्स्ट 9 तक पूरे लिस्ट प्रस्तुत कर देते हैं, जो अपने उसका विषय है हमारा, उसका पूरा स्वरूप यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं, जिसकी चर्चा जैसे मैंने बताया था ना कि पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट स्थिति में वो जो है वो लिस्टिंग करते हैं, फिर अब उसकी डिफिनीशन और एग्जामिनेशन करते हैं। तो अब लिस्टिंग में हम इनके स्वरूप को, हम लोग अगले लेक्चर में इसके स्वरूप को देखेंगे। उसके बाद फिर जो है उसके बाद के लेक्चर में हम लोग फिर इनकी कंटिन्यूस व्याख्या करके इनकी परीक्षा करेंगे। अब अगर आप लोगों के समक्ष, इसके साथ ही हम अपने आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को अब कोई सवाल अगर आज पूछना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो अभी हम लोग बात करते हैं। अन्यथा आप लोग जब टेक्स्ट पढ़ के आएंगे तो जो भी सवाल हो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, अभी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। बोलो बेटा। चंदन नहीं है, सिद्धार्थ आ गए हैं। कोई सवाल? तनु? कोई सवाल है बच्चा आप लोगों को? नो सर। कुछ अभी आप पढ़ के जो है आप लोग टेक्स्ट ले लिया है कि नहीं आप लोगों ने, पहले बताइए। मणि शिवा बोल रहे हो? यस सर। एक सर मेरे पास टेक्स्ट है, डिजिटल टेक्स्ट है, मतलब समझ में है मेरे। डिजिटल है? यस सर, है मेरे पास। होना चाहिए डिजिटल से। सर वही देख रहे थे, बीच बार बोल रहे थे तो वो देख ही रहे थे मैंने बता। तो हम लोग थ्रू संस्कृत ही पूरा पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम लोग उसकी एक एक जो है टर्म की व्याख्या करेंगे हम लोग, और संस्कृत टर्म जितने हैं हम उसके सब की व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे बहुत ही टेक्निकल ढंग से पूरा समझाया गया सब चीजें। पृथ्वी की परिभाषा वहां दी गई है, गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या, नित्या चे इति, नित्या परमाणु रूपा, नित्याकार रूपा, पुनस्त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। इस तरह से पूरा जो सिस्टमेटिक स्थिति दी गई है उसको हम लोग तोड़ के संधि विच्छेद करके पूरा जो अन्वय करके हम लोग समझेंगे सारी चीजें। क्योंकि संस्कृत से ही जब आप सही ढंग से समझेंगे तो फिर आपको टेक्निकल चीजें, जैसे आपको डिफिनीशन भी याद करना होगा। जैसे पृथ्वी की परिभाषा क्या है? गंधवती पृथ्वी। वायु का क्या परिभाषा है? रूप रहित स्पर्शवान वायु। अग्नि की परिभाषा है उष्ण स्पर्शवत्य तेज। जल की है शीत स्पर्शवत्य आपः। तो सबके डिफिनीशन इस तरह से दी गई है। तो एक एक चीज को टेक्निकली हमें, जो कि कोल्ड टच है, हार्ड टच है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, तो इन सबके कैरेक्टरिस्टिक को हम सही ढंग से समझेंगे। इसीलिए संस्कृत थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? और पहले आप पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा अच्छे से और चीजें समझने में फायदा मिलेगा। आज आप लोग वाला लेक्चर अटेंड करना है, तो जैसे होगा हम लोग अपनी टाइमिंग बढ़ा लिया करेंगे, लेकिन पहले आप लोग एक बार टेक्स्ट को पढ़िए और कोशिश करिए मेमोराइज भी करिए कुछ चीजें। जैसे संस्कृत टर्म को जो है, जो डिफिनीशन बेसिक चीज है, और एक मैंने भेजा उसको देखा है कि नहीं आप लोगों ने? सर देखा है। हेलो सर देखा है। देखा है ना, जो पिक्चर बनाया गया है पूरा। यस सर, वो बहुत सही है सर। तो उससे आपके उससे नहीं हो तो आप लोग ग्रुप में देख लीजिए, नहीं मैं व्हाट्सएप मेल अपना नंबर दे दे सबको, मैं व्यक्तिगत भेज देता हूँ व्हाट्सएप। सर है सर, तो देखा है। तो उसको देखेंगे तो उसमें मैंने पिक्चर के माध्यम से सब कुछ वहां दिखाया है पूरा, तो वो चीजें बहुत अच्छी होंगी सर, ठीक है? चलिए फिर पढ़ के सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आपके सवाल नहीं आते हैं तो कोई मतलब पढ़ाने का नहीं है। असली चीज है सवाल पूछनी चाहिए, और तभी जो है आपको पोजीशन एकदम क्लियर होगी। ठीक? यस सर।
ओके, थैंक यू। सर थैंक